हेलो बच्चों, मैं गीता पालीवाल बीए फाइनल में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। हमारी पहली बुक चल रही है, उसमें से पहली यूनिट हो गई, तीसरी हो गई, चौथी कुछ चैप्टर बाकी है। दूसरी यूनिट आज हम शुरू करेंगे। दूसरी पूरी बाकी थी जो है राष्ट्रीय शक्ति यानी नेशनल पावर। तो ये हमारी पूरी इसमें शक्ति संघर्ष है, शक्ति के लिए संघर्ष है, शक्ति प्रदर्शन करने का तरीका है, शक्ति संतुलन है, शक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये पूरा टॉपिक इसी में आएगा। तो दूसरी यूनिट पढ़ने के बाद हमारी पूरी 4 यूनिट हो जाएगी। 5वीं यूनिट हम बाद में करेंगे, फिर दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे, लोक प्रशासन। तो आज हम दूसरी यूनिट, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, ठीक है। तो अब दूसरी आज स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति यानी नेशनल पावर, यानी एक देश की शक्ति कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। शक्ति के बिना कोई देश ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, उनका न विकास होगा और न ही वो आगे विकसित हो पाएगा, क्योंकि वो वही का वही ठप रह जाएगा। क्योंकि आज के ज़माने में आज देश, हर देश देख लो, आज तरक्की के आगे चल रहा है, तरक्की की है, लेकिन फिर भी अपना शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि दूसरों देशों को प्रभावित करने के लिए। साम दाम दंड भेद, ये सब शक्ति का ही पावर है। तो शक्ति के बिना कोई देश सही ढंग से कार्य नहीं कर सकता और जनता के हित के लिए कार्य नहीं कर सकता। शक्ति कितनी पावरफुल है, तो वही है नेशनल पावर यानी राष्ट्रीय शक्ति। तो राष्ट्रीय शक्ति में हम पढ़ेंगे पहले शक्ति का अर्थ। तो शक्ति का अर्थ है दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता, यानी ऐसा देश जो दूसरों को प्रभावित करे। जैसे हमारे पड़ोसी देश जो भी भूटान वगैरह प्रभावित नहीं करे, वो छोटे हैं और इतना विकास नहीं किया है। लेकिन जैसे चीन की बातें आती है तो हम प्रभावित हो जाते हैं कि वो देखो कितना कर रहा है। अमेरिका की, ब्रिटिश की, फ्रांस की, इनकी देश शक्तियाँ देखकर, विकसित देशों को देख के हमारे मन में ऐसा होता है कि काश हम भी विकसित जल्दी हो और हमारी भी पूरे विश्व में देश का नाम आए। तो वही है कि अर्थ में, ये शक्ति के अर्थ में बताएगी कि दूसरों को प्रभावित करना। शक्ति होगी तो ऑटोमेटिक प्रभावित होंगे करने की क्षमता, और क्षमता कब होगी? जिस देश के पास शक्ति होगी तो वो ऑटोमेटिक प्रभावित कर लेंगे। ये तो हुआ अर्थ। कई विचारकों ने अलग अलग बात कही है। कई विचारकों ने कहा है कि शक्ति को विदेश नीति का केंद्र बिंदु माना गया है, कि विदेश नीति जहाँ जिस देश के पास शक्ति है उनकी विदेश नीति भी उन शक्ति के चारों ओर घूमती है। ये कुछ विचारकों ने कहा कि जहाँ शक्ति हो तो उनकी विदेश नीति अच्छी रहेगी, और जो शक्तिहीन देश हो तो उनकी विदेश नीति भी अच्छी नहीं होगी। शक्तिशाली हो तो वो कोई भी प्रभावित होकर उनसे व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं, ये सारी बातें कर सकते हैं। अब इनकी परिभाषा है। देखो, आप बड़े प्रश्न करो, 15 नंबर के पहले ही कह चुकी हूँ, तो बड़े सवाल आ जाए 15 नंबर का तो उसमें एक तो परिभाषा डालनी है, अर्थ, परिभाषा। फिर जो पूछा है उनका शक्ति के तत्व पूछे तो तत्व बताना, विशेषता पूछे तो विशेषता बताना, फिर लास्ट में लिखना निष्कर्ष। ये तीनों बातें आनी जरूरी है। अगर आप कॉलेज में अगर परिभाषा एक भी नहीं लिखते तो नंबर बहुत ही कम आते। तो बड़े सवालों में परिभाषा बहुत ही जरूरी है। तो परिभाषा मॉर्गनथाउ के अनुसार क्या लिखा है कि राष्ट्रीय वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करता हो। यानी कि राष्ट्रीय शक्ति ये शक्ति है, तो जो व्यक्ति जिसके पास शक्ति है तो उसके राष्ट्र के कार्यों, नीतियों, व्यवहारों सब पर नियंत्रण, उन पर नियंत्रण रख सकती है। कौन रखेगा? जिसके पास पावर हो। तो मॉर्गनथाउ ने ये बात कही है कि जिसके पास पावर होगा तो दूसरे खुद के देश पर भी ये सब व्यवहार होगा, सब पर नियंत्रण रखेगा और लोगों को भी प्रभावित करेगा। ये हुई शक्ति की परिभाषा। अब है राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार।
किस किस तरीके से कौन कौन से प्रकार है जो उस देश की शक्ति को बढ़ावा मिलता है और वो शक्तिशाली कहलाता है। क्या क्या ऐसी वस्तु है, क्या क्या पास उनके पास होने चाहिए। ये 4 महत्वपूर्ण बताई सकते हैं कि जिसके पास ये 4 बातें हो वो देश शक्तिशाली जरूर कहलाएगा। तो प्रकार में देखिए कौन कौन से शक्ति होनी चाहिए एक देश के पास तो वो पावरफुल कहलाएगा। तो प्रकार में पहला है सैनिक शक्ति। जिस देश के पास जल, थल, वायु सेना का प्रभाव पूर्ण रूप से है तो वो देश शक्तिशाली कहलाएगा। जल, थल और वायु सेना तीनों अगर अच्छी होगी उनकी सैनिक, जैसे नाटो के है वो अमेरिका की नाटो सैनिक शक्ति, उनकी प्रभावित करने वाली जल, थल और वायु। थल यानी जमीन में जो लड़ाई करे वो, और जल है जो समुद्र पे जहाज़ द्वारा वो बम वगैरह यहाँ गिराए और जहाज़ द्वारा कर सके युद्ध। वायु यानी लड़ाकू विमान द्वारा युद्ध कर सके। तो तीनों जिसके पास सैनिक शक्ति है उसके साथ परमाणु बम वगैरह सारे हथियार ये सब हो तो वो देश शक्तिशाली जरूर कहलाएगा। तभी तो हर देश आज हथियार बनने के लिए, और वो भी है कि प्रदर्शन भी कर सके। तभी तो हमारे 26 जनवरी में प्रदर्शन करते हैं कि हमारे पास ये है, ये हमारे पहले तो भारत की पूरी सांस्कृतिक बताई जाती है कि संस्कृति क्या है, अलग अलग राज्यों की वो झांकियाँ निकलती हैं। फिर हमने कोई खरीदा या बनाया तो वो तोप वगैरह कोई भी खरीदे तो उसके ऊपर रख कर प्रदर्शन करते हैं कि ये हमारे पास है। तो दूसरे देश ऑटोमेटिक प्रभावित करते हैं और हमसे संबंध रखने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब शक्ति में जिसके पास जल, थल और वायु सेना ताकतवर है, ज़्यादा है और हथियार की कमी नहीं है तो वो शक्तिशाली देश कहलाएगा। दूसरा प्रकार है आर्थिक शक्ति। दूसरे देशों को ऋण देकर प्रभाव बढ़ा सकता है, यानी उसके पास पैसे बहुत है, विदेशी मुद्रा का निर्यात ज़्यादा करता है, विकसित देश है, तो वो दूसरे देशों को ऋण देकर, ब्याज में ऋण देकर मदद करके वो प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे ऋण देकर फिर बाद में वो देश क्या करेगा, उनसे ही वो खरीदेगा सामान, उनसे ही आयात करेगा और उनसे ही अंतर्राष्ट्रीय संधि और संबंध रखेगा। तो एक आर्थिक जिस देश के पास पैसे ज़्यादा है, आर्थिक स्थिति ऊपर लेवल की है, जैसे कभी हमारा रुपया गिर जाता है, डॉलर ऊपर का ऊपर रहता है, हमारा जैसे हमारे 70 रुपये लगभग, तो अमेरिका के $1, अमेरिका $1 के हिसाब से हमारे 70 रुपये देने पड़ते हैं। तो हमारी आर्थिक स्थिति मान लो अमेरिका के डॉलर जितनी $1 बराबर आ जाए तो हमारी कैसी होगी आर्थिक स्थिति, तो हमारा विकसित भी हम हो जाएंगे, दूसरों को भी ऋण दे देंगे। तो कहने का मतलब जिस देश की आर्थिक शक्ति अच्छी हो, आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो वो शक्तिशाली देश बन सकता है। आर्थिक स्थिति के कारण वो दूसरों को ऋण देकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। अब पैसे ज़्यादा उनके पास है लेकिन शक्ति वो बता दी कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। तीसरी बताई है शक्ति के प्रकार में मनोवैज्ञानिक शक्ति। मनोवैज्ञानिक विचारों के द्वारा, विचारों की शक्ति का प्रभाव, यानी जिसके विचार अच्छे हैं, अपने विचारों द्वारा दूसरों को प्रभावित कर देता, तो दूसरा देश हमारे साथ संबंध अच्छे रखेंगे। विचारों में 3-4 देश मिलकर हमारा सम्मान करें तो ऑटोमेटिक वो प्रधानमंत्री वो हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा और दूसरे देश उनसे संबंध करने आ जाएंगे। तो विचार अच्छे हो, भारत के विचार हमेशा अच्छे रहे, चाहे पाकिस्तान से युद्ध हुआ, चीन से युद्ध हुआ, तो भी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रभाव बढ़ा है कि भारत कभी भी पहल नहीं करता आक्रमण का, वो हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ का और अमेरिका का सब जो विकसित देश है उनके हमेशा कहना मानता है, समर्थन करता है, और वो भी न्याय के हिसाब से कहना मानता है, दबाव के हिसाब से नहीं। दूसरे देश भी हमें प्रभावित करते हैं क्योंकि हमारे विचार, हमारा व्यवहार अच्छा है, दूसरे देशों से हम कभी धोखा नहीं करते, तो इसके द्वारा भी हमारी शक्ति बढ़ सकती है। हमारा प्रधानमंत्री का व्यवहार अच्छा, विदेशों से मिलने गए तो वो उनसे हमारे संबंध हो जाता है। तो ये है कि जो मनोवैज्ञानिक यानी कि विचार आपके जिस सरकार के अच्छे हों तो ऑटोमेटिक शक्ति उनकी बढ़ जाएगी और दूसरे देश भी उनसे संबंध बनाने स्टार्ट कर देंगे। तो ये भी एक शक्ति का प्रकार है। लास्ट है राजनयिक शक्ति,
यानी कुशल व्यक्ति अपनी कूटनीति द्वारा राज्य को विकास की ओर बढ़ा सकता है। कुशल व्यक्ति, अच्छा जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं। तो उनकी इनकी कुशलता के कारण, कूटनीति के कारण क्या क्या स्टार्ट किया। लाहौर बस सेवा उन्होंने की, अटल बिहारी वाजपेयी ने। परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के समय 1974 में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय 1998 में, 1998 में तो परमाणु परीक्षण किए। तो वो कुशल, उनका व्यक्तित्व, राजनीतिक शक्ति, यानी उनका कुशल है उनके कार्य करने में, तो उनकी शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। नहीं तो दूसरे प्रधानमंत्री में ये सारी बातें तो नहीं आई, उनके में क्यों आई। तो ये कारण है कि जो व्यक्ति राजनीतिक शक्ति, यानी जो सरकार चला रहा है उसके पास पावर हो, एक कूटनीतिज्ञ की भावना की तरीके से वो कार्य करे और अच्छे से कार्य करे, और वो डरे नहीं, पैसे लेकर भी अपने देश के लिए ऋण लेकर भी जनता के खुशी के लिए करेगा, जनता को विकास की ओर बढ़ाएगा, देश को भी विकास की ओर बढ़ाएगा। तो कुशल व्यक्ति अपनी कूटनीति के द्वारा राज्य को विकास की ओर बढ़ा सकता है। जैसे अभी मैंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, कोई प्रधानमंत्री ऐसे भी आए जो गठबंधन सरकार में भी आए, बहुत सारे आए, तो उन्होंने काम कुछ नहीं किया, तो जनता अभी भी वो दूसरे देशों से प्रभावित नहीं है। और दूसरे देश अब जैसे पावरफुल और ये कूटनीति की ऐसा राजनीतिक ऐसे अच्छा प्रधानमंत्री हो तो खुद अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ मिलने आ जाए कि वास्तव में वो प्रधानमंत्री ऐसा है। तो कहने का मतलब यही है कि एक राजनीतिक शक्ति, सरकार चलाने की शक्ति अच्छी हो, कूटनीतिज्ञ हो, तो उनकी शक्ति प्रभावित कर सकते हैं किसको, दूसरे देशों को। और आज वर्तमान हर देशों में देखें तो शक्ति ही प्रभावित है। दूसरे देशों पर दबाव तो डाले नहीं तो भी दबाव डालते हैं, लेकिन दूसरे देशों को प्रभावित करने के लिए शक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस देश के पास सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी क्षेत्र में शक्ति नहीं है, शक्तिहीन है, वो कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकते थे, दूसरे देशों को प्रभावित नहीं कर सकते। और शक्ति के तत्व में वो भौगोलिक तत्व, मानवीय तत्व भी आएंगे। हमारे भौगोलिक में मानवीय तत्व जो बनाए गए हैं लोगों द्वारा, और भौगोलिक जो प्राकृतिक ने हमने दिया है, तो वो भी शक्ति बढ़ाने के तत्व हो जाएंगे। तो आगे हम शक्ति के तत्व पढ़ेंगे। आज हमने छोटा सा परिचय दिया है, राष्ट्र शक्ति यानी नेशनल पावर के अर्थ बताया, परिभाषा बताई और शक्ति के प्रभाव बताए कि ये प्रकार है। शक्ति के प्रकार द्वारा ये सब शक्ति हो तो दूसरे देशों को प्रभावित किया जा सकता है और अपनी शक्ति का पावर बढ़ा सकता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने। कल पढ़ेंगे हम शक्ति के तत्व, शक्ति के लिए संघर्ष, सब आएंगे, तो उसमें दूसरी यूनिट हम पूरी करेंगे। पढ़ते रहिए। कल पढ़ेंगे शक्ति के प्रदर्शन या शक्ति के संघर्ष। ठीक है, शक्ति के लिए संघर्ष भी है, शक्ति के तत्व भी है, तो टॉपिक बाय टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।